जयकर, जाकर रॉड्स खोलो, फिर मैं इसकी रस्सियां खोलता हूँ। स्टॉकर ने कोड़ा बरदार से कहा और मुड़कर वो वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन प्रेस किए तो पहले तो तनवीर और कैप्टन शकील दोनों के गिर्द मौजूद रॉड्स कटक कटक करके कुर्सियों में गायब हो गए। फिर सालिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। चलो ठीक है, आ जाओ, रस्सियां तो बंधी हुई हैं, स्टॉकर ने कहा और जैगर सर हिलाता हुआ कुर्सियों की तरफ बढ़ने लगा। तनवीर और कैप्टन शकील ने रॉड्स हटते ही रस्सियों की गांठें उंगलियों से टटोलना शुरू कर दी, जबकि सालिया खामोश बैठी हुई थी। तुम्हारी जिंदगी का इन्हिसार बॉस की खुशनुदी पर है, इसलिए मेरा मशवरा है कि अगर जिंदा रहना है तो बॉस की ताबेदारी करते रहो। बॉस तुम्हें खुश कर देगा। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो बॉस तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे डाल देगा। स्टॉकर ने रस्सियां खोलते हुए कहा। मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बुरा भला समझती हूँ, सालिया ने सख्त लहजे में कहा। तो स्टॉकर एक कदम पीछे हटा और उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तुम इसकी रस्सियां खोलो जैगर, वरना मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा और इसकी नाजुक सी गर्दन एक लम्हे में तोड़ दूंगा, स्टॉकर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, जैगर ने कहा और आगे बढ़कर वो झुका और उसने सालिया के हाथों के गिर्द मौजूद रस्सी खोल दी और फिर उसने उसके जिस्म के गिर्द लपटी हुई रस्सी खोलना शुरू कर दी। स्टॉकर सामने था, जबकि जैगर साइड पर खड़ा था और उसकी बेल्ट से लटका हुआ कोड़ा सालिया के हाथ के करीब था। अब खड़ी हो जाओ ताकि तुम्हारे हाथ तुम्हारे उकुब में बांध दिए जाएं, स्टॉकर ने कहा। तो सालिया एक झटके से उठी और उसके साथ ही वो तेजी से घूमी और जैगर के सीने पर उसका हाथ पूरी कुव्वत से पड़ा और वो जर्ब खाकर बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा ही था कि सालिया ने दूसरे हाथ से उसका कोड़ा जो उसकी बेल्ट से लटका हुआ था निकाल लिया और फिर उससे पहले कि वो दोनों संभलते, शराब की तेज आवाज के साथ ही कोड़ा पूरी कुव्वत से साइड पर खड़े जैगर के जिस्म पर पड़ा और वो चीखता हुआ उछलकर नीचे फर्श पर जा गिरा। स्टॉकर ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि शराब की दूसरी आवाज के साथ ही कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ा और वो भी चीखता हुआ उछलकर नीचे जा गिरा। जैगर ने उछलकर उठना चाहा, लेकिन सालिया का बाजू बिजली की सी तेजी से हरकत में आ गया और फिर कमरा शराब शराब की आवाजों के साथ ही स्टॉकर और जैगर दोनों की चीखों से गूंज उठा। सालिया मुसलसल उन दोनों पर कोड़े बरसाई चली जा रही थी। वो इस तरह पूरी कुव्वत से उन पर कोड़े बरसाए चली जा रही थी जैसे कोई ऐसी मशीन हरकत में आ गई हो जिसकी ब्रेक ही ना हो। तनवीर और कैप्टन शकील दोनों ने इस दौरान रस्सियां खोल ली थी। बस करो, ये बेहोश हो चुके हैं और इतने जख्मी हैं कि अब ये ना होश में रह सकते हैं और ना ही जिंदा रह सकते हैं। हमने टिमोथी को घेरना है, वो निकलना चाहे। आओ, तनवीर ने कहा। हमारी जेबें खाली हैं, न जाने हमारे मशीन पिस्टल्स कहाँ हैं, कैप्टन शकील ने कहा। उन दोनों के पास यकीनन होंगे, तनवीर ने कहा और तेजी से स्टॉकर पर झुक गया, जबकि कैप्टन शकील ने जैगर की तलाशी लेना शुरू कर दी। सालिहा खड़े लंबे लंबे सांस ले रही थी, उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। चंद लम्हों बाद दोनों ने मशीन पिस्टल्स निकालकर चेक कर लिए ताकि ऐन मौके पर धोखा न दे जाए। स्टॉकर की जेब में 2 मशीन पिस्टल्स मौजूद थे, इसलिए तनवीर ने चेकिंग के बाद एक मशीन पिस्टल सालिया की तरफ बढ़ा दिया और एक खुद रख लिया। गुड सालिहा, आज तुमने काम दिखाया है, आओ, तनवीर ने सालिया की तारीफ करते हुए कहा। तो सालिया का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। जाहिर है तनवीर अपने मुकाबले में किसी की तारीफ आसानी से करने का कायल नहीं था। वो तीनों तेजी से बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। टिमोथी को जिंदा रखना है ताकि उससे मालूम किया जाए कि वो किसके कहने पर हमारी निगरानी करा रहा था, कैप्टन शकील ने कहा। मुझे मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे सबक ना पढ़ाया करो, तनवीर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। तो सालिहा ने कैप्टन शकील की तरफ देखा, लेकिन कैप्टन शकील के लबों पर मुस्कुराहट थी, जबकि उसका चेहरा तो वैसे ही सपाट रहता था। तनवीर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बाहर झांका तो सामने बरामदा था। बरामदे के आगे खासी वसी खाली जगह थी। बाहर 4 दीवारी और फाटक था। साइड पर पोर्च बना हुआ था। दाएं बाएं तवील बरामदा था जिसमें दरवाजे थे, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद ना था। तुम उकब में चेक करो, मैं इस बरामदे में मौजूद कमरे चेक करता हूँ, तनवीर ने कहा और कैप्टन शकील के अस्बात में सर हिलाने पर वो सालिहा को अपने साथ आने का इशारा करके बाहर बरामदे में आया और तेजी से बाएं तरफ बढ़ गया, क्योंकि दाएं तरफ कोई दरवाजा उसे खुला हुआ नजर नहीं आ रहा था, जबकि बाएं हाथ पर काफी फासले पर एक दरवाजा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। जबकि कैप्टन शकील दाएं हाथ को मुड़ गया। ये कहाँ मर गए दोनों, अभी तक लड़की को नहीं ले आए। अचानक उन्हें दूर से उस खुले हुए दरवाजे में से टिमोथी की आवाज सुनाई दी तो उनके कदम तेज हो गए। तनवीर ने मशीन पिस्टल जेब में रखा और सालिहा के हाथ से कोड़ा ले लिया। सालिहा खामोश रही
जाहिर है वो जानती थी कि टिमोथी को जिंदा रखना है। और फिर यह इमारत न जाने कहाँ है। यहाँ गोलियां चलने की आवाजों से पुलिस भी मुदाखलत कर सकती थी। वैसे इमारत के बाहर घने और ऊंचे दरख्त काफी तादाद में नजर आ रहे थे और इमारत अपनी साख्त के लिहाज से ज़रूरी फार्म नजर आ रही थी। मुझे खुद देखना होगा, इतनी देर तो नहीं लग सकती। तनवीर और सालिहा के खुले हुए दरवाजे के करीब पहुंचने पर अंदर से आवाज सुनाई दी। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। तो तनवीर ने कोड़े वाला हाथ अपनी पुश्त की तरफ किया और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे सालिहा भी अंदर दाखिल हो गई। भैंसे की तरह पला हुआ टिमोथी कुर्सी पर बैठा सामने शराब की बोतल रखे शराब पी रहा था। तनवीर और सालिहा को इस तरह अंदर आते देखकर उसकी आंखें पहलती चली गई। तुम उसके मुंह से बेइख्तियार आवाज निकली और फिर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तनवीर का उकुब की तरफ मौजूद हाथ सामने आया और दूसरे लम्हे शराब की आवाज के साथ ही कमरा टिमोथी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। खारदार कोड़े ने न सिर्फ उसका लिबास फाड़ दिया था बल्कि जिस्म पर भी जख्म डाल दिए थे। फिर जिस तरह लट्टू तेजी से घूमता है इस तरह तनवीर का बाजू तेजी से हरकत में आया और शराब की तेज आवाजों के साथ टिमोथी के हलक से बेइख्तियार कर्बनाक चीखें निकलने लगी। वो कुर्सी समेत नीचे गिरा और फिर उसे उठना नसीब ना हुआ। वो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। लो, ये कोड़ा संभालो, मैं इसे उठाकर ले जाता हूँ, वहां कुर्सी पर बिठाकर पूछ-गुछ करेंगे, तनवीर ने कहा और कोड़ा सालिहा को देकर वो आगे बढ़ा और उसने फर्श पर औंधे मुंह पड़े हुए टिमोथी को बाजू से पकड़ा और इस तरह घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले गया जैसे किसी कुत्ते की लाश को घसीटा जाता है। बरामदे में जाकर वो उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहां कुर्सियां मौजूद थी। उसी लम्हे कैप्टन शकील छोटा फाटक खोलकर अंदर आता दिखाई दिया तो तनवीर और सालिहा रुक गए। ये इलाका ज़रई है और ये इमारत घने दरख्तों के अंदर है। यहाँ नजदीक कोई और इमारत नहीं है और न ही उकब में कोई आदमी है। यहाँ शायद ये जैगर रहता था, कैप्टन शकील ने करीब आकर कहा तो तनवीर और सालिहा दोनों ने अज़बात में सर हिला दिए। तुम इससे पूछ-गुछ करो, मैं बाहर ही रुकता हूँ, किसी भी वक्त कोई आ सकता है, कैप्टन शकील ने कहा तो तनवीर ने अज़बात में सर हिला दिया। इसने मुझ पर बुरी नजरें डाली हैं, इसलिए इसकी मौत मेरे हाथों से ही होगी। तुमने जो पूछना है पूछ लो, सालिहा ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, आओ, तनवीर ने कहा और एक बार फिर वो बेहोश टिमोथी को फर्श पर घसीटता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। कमरे में ले जाकर तनवीर ने जख्मी टिमोथी को उठाकर कुर्सी पर डाला और फिर दरवाजे के करीब मौजूद स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। एक बटन दबते ही उस कुर्सी के रॉड्स निकले और टिमोथी के जिस्म को जकड़ लिया। टिमोथी का जिस्म रॉड्स में बिल्कुल फंसा हुआ नजर आ रहा था क्योंकि जिस्मानी तौर पर वो खासा पला हुआ था। सालिहा सामने मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गई। तनवीर ने वापस आकर एक हाथ से टिमोथी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और फिर शायद 7वें या 8वें थप्पड़ पर टिमोथी कराता हुआ होश में आ गया तो तनवीर पीछे हटकर सालिहा की साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। टिमोथी ने होश में आते ही कराते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह कसमसा भी ना सका। अलबत्ता उसकी आंखों पर छाई हुई धुंध गायब हो गई थी। उसके जिस्म से कई जगहों से खून रिस रहा था। ऊपरी जिस्म का लिबास पूरी तरह फट गया था और चेहरे, बाजुओं और पीठ पर जख्म नजर आ रहे थे। तुम कैसे रिहा हो गए? तुम्हें तो मैंने रॉड्स के साथ साथ रस्सियों से भी बंधवाया था, टिमोथी ने कराहते हुए कहा। तुम्हारी हवस ने तुम्हें जलील कराया है, नॉनसेंस। और सुनो, तुमने स्टॉकर और जैगर दोनों की लाशें देख ली होंगी। ये अभी मरे नहीं है, कोड़े खाकर बेहोश पड़े हैं और देखो अब ये मर जाएंगे, तनवीर ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाजों से कमरा गूंज उठा। गोलियां पहले स्टॉकर के जिस्म में उतरी और फिर कुछ फासले पर पड़े हुए जैगर के जिस्म में उतरती चली गई। तुमने देखा कि मौत कैसे आती है। अब बोलो, तुम मरना चाहते हो तो बता दो, और अगर नहीं मरना चाहते हो तो मेरी साथी खातून से माफी मांगो क्योंकि तुमने उस पर बुरी नजरें डाली थी। फिर मेरे सवाल का जवाब दे दो और उसे कंफर्म भी करा दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर चला जाऊंगा। और हाँ, ये भी बता दूं कि तुम जिन पाकिस्तानी एजेंटों का जिक्र कर रहे थे उनमें से 3 हम हैं, तनवीर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ओ मगर तुम्हारे मेकअप तो वॉश नहीं हुए और ना किसी कैमरे ने अब तक चेक किए हैं, टिमोथी ने कराते हुए लहजे में कहा। मेकअप का फन बहुत एडवांस हो चुका है, अब ऐसे मेकअप इजाद हो चुके हैं
जिन्हें ना ये कैमरे चेक कर सकते हैं और ना ही कोई मेकअप वॉशर उन्हें वॉश कर सकता है। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, तुम क्या वाकई मुझे जिंदा छोड़ दोगे? क्या तुम हलफ देते हो? टिमोथी ने कहा, मुझे हल्प देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर मरना चाहते हो तो बेशक मर जाओ। वैसे मुझे तुम्हारी मौत जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा टारगेट तुम नहीं हो, कोई और है। बोलो, जवाब दोगे या मैं कोड़ा लेकर तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलहदा कर दूं? तनवीर ने सर्द लहजे में कहा। तुम क्या पूछना चाहते हो? टिमोथी ने कहा। यही कि तुम किसके कहने पर हमारी निगरानी कर रहे थे। तनवीर ने कहा, सुनो, मेरा नाम टिमोथी है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुकाबिल आकर भी जिंदा हो, वरना आज तक टिमोथी के मुकाबिल आकर कोई जिंदा नहीं रहा। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये टास्क ब्लैक सन के नाराक में नुमाइंदा रॉक्स ने दिया था। टिमोथी ने कहा, तुम्हें उससे कंफर्म कराना होगा, उसके बाद मैं उठकर चला जाऊंगा। तनवीर ने कहा, उसे कैसे कंफर्म कराऊं? टिमोथी ने हैरान होकर कहा, उसे फोन करो और जो मर्जी आए कहो, बस मुझे मालूम हो जाए कि तुम उसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो। बोलो, क्या नंबर है उसका? तनवीर ने कहा तो टिमोथी ने नंबर बता दिया। साइड तिपाई पर फोन मौजूद था। तनवीर ने उसका रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो उसमें टोन मौजूद थी। उसने पहले इंक्वायरी को कॉल की। उनसे मागा से एक्रीमिया और नाराक के राब्ते नंबर्स मालूम करके उसने क्रेडल दबाया और बेटोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके साथ ही वो उठा। उसने फोन सेट एक हाथ में उठाया और टिमोथी के करीब जाकर उसने रिसीवर उसके कान से लगा दिया। लाउडर का बटन भी उसने ऑन कर दिया था। दूसरी तरफ से बजने वाली घंटी की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। क्रॉस क्लब, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। रॉयल क्लब मागा से मास्टर टिमोथी बोल रहा हूँ, चीफ रॉक से बात कराओ। टिमोथी ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, रॉक्स बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी सी आवाज सुनाई थी। टिमोथी बोल रहा हूँ रॉक्स, पूरे 3 दिनों से पूरे मागा में मेरे आदमियों ने नेटवर्क बिछाया हुआ है। 500 से जायद कैमरे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी आदमी सामने नहीं आया जो मेकअप में हो। अब बताओ मैं कब तक तुम्हारे उन पाकिस्तानी एजेंटों का इंतजार करूं? टिमोथी ने कहा, तुमने भारी मुआवजा लिया है तो काम तो मुकम्मल करना होगा, चाहे इसमें कितने ही दिन लग जाएं। पाकिस्तानी एजेंट बहरहाल आएंगे और तुमने उन्हें ट्रेस करके उनका खात्मा करना है। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं 2 रोज मस्जिद चेक करूंगा, उसके बाद मस्जिद मुआवजा दोगे तो काम होगा, क्योंकि मैं बाकी तमाम काम बंद करके तुम्हारा काम कर रहा हूँ। टिमोथी ने कहा, 2 रोज तो गुजरे फिर बात हो जाएगी। रॉक्स ने कहा, ओके, 2 रोज बाद फिर बात होगी। टिमोथी ने कहा और तनवीर ने रिसीवर क्रेडल पर रखकर फोन सेट को वापस तिपाई पर रख दिया। इसने हमारे साथ ताउन किया है, इसलिए मैं तो इसे जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। तनवीर ने सालिहा से कहा और भी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसने मुझ पर गंदी नजरें डालकर ऐसा जुर्म किया है कि उसकी माफी हो ही नहीं सकती, सालिहा ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि टिमोथी कुछ कहता, सालिहा ने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही टिमोथी के जिस्म पर जैसे गोलियों की बारिश हो गई हो, और वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया, जबकि तनवीर मुड़े बगैर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। रॉल्फ ने रिसीवर रखा तो उसके चेहरे पर मसरत के तासुरात नुमाया थे। विलिंगटन से पार्टी यहाँ क्लब खोलने आ रही थी और रॉल्फ को मुफ्त में इस क्लब पर आने वाली लागत में से भी माकूल हिस्सा मिल रहा था और क्लब में भी वो आधे हिस्से का मालिक बन रहा था। लेकिन फिर एक ख्याल के आते ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसे ख्याल आ गया था कि विलिंगटन में कोबरा क्लब तो बेहद मशहूर क्लब है और उसका मालिक कोई लॉर्ड है, लेकिन फोन करने वाले ने अपना तारुफ मास्टर ग्रैंड के तौर पर कराया था। चुनांचे वो उससे मिलने से पहले उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। उसने सामने पड़े हुए फोन का एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर विलिंगटन का राब्ता नंबर प्रेस करके उसने इंक्वायरी का नंबर प्रेस कर दिया। इंक्वायरी प्लीज, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कोबरा क्लब का नंबर दे, रॉल्फ ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। रॉल्फ ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने विलिंगटन के राब्ते नंबर के बाद कोबरा क्लब का नंबर प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, कोबरा क्लब, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं मागा से रॉल्फ बोल रहा हूँ, मैंने मास्टर ग्रैंड से बात करनी है। रॉल्फ ने कहा, मास्टर ग्रैंड, वो कौन है? यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म कर दिया गया।
तो रॉल्फ के चेहरे पर हैरत के साथ साथ तशवीश के तासुरात भी उभर आए। फिर ये मास्टर ग्रैंड कौन हो सकता है? रॉल्फ ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर फोन का एक नंबर प्रेस करके उसने फोन सेक्रेटरी से राब्ता किया। यस बॉस, फोन सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई दी। आखिरी कॉल जो तुमने मुझे थ्रू की थी उसे तुमने टेप किया है? रॉल्फ ने कहा। नहीं बॉस, वो तो लोकल कॉल थी, आपने तो फॉरेन कॉल्स को टेप करने की हिदायत दी हुई है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो रॉल्फ बेख्तियार उछल पड़ा। लोकल कॉल थी? मगर ये कैसे हो सकता है? रॉल्फ ने कहा। बॉस, कंप्यूटर ने उसे चेक किया है, बल्कि वो नंबर भी यकीनन कंप्यूटर में मौजूद होगा जहां से कॉल की गई है। कॉल लोकल थी, फोन सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। उस नंबर को चेक करके मुझे बताओ कि ये किसका नंबर है? रॉल्फ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो रॉल्फ ने रिसीवर रख दिया। ये कोई साजिश है, मैं भी सोच रहा था कि इतनी बड़ी रकम देने कौन आ रहा है, रॉल्फ ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो रॉल्फ ने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ ने कहा। बॉस, जिस नंबर से कॉल की गई है ये नंबर कार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में मौजूद है, फोन सेक्रेटरी ने कहा। क्या तुम कंफर्म हो? रॉल्फ ने कहा। यस बॉस, 100% कंफर्म हूँ, फोन सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब मेरी बात डेकार्ड से कराओ, रॉल्फ ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये लोग कौन हो सकते हैं? रॉल्फ ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसके जहन में ख्याल आया था कि ये लोग पाकिस्तानी एजेंट ना हो। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो रॉल्फ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ ने कहा। डेकार्ड लाइन पर है बॉस, बात करें। फोन सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई दी। हेलो, रॉल्फ बोल रहा हूँ, रॉल्फ ने कहा। यस बॉस, डेकार्ड बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा मौतबाना था। डेकार्ड, कार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 को लोनिक से चेक करके बताओ कि उसमें कितने अफराद मौजूद हैं और वो मकामी है, एक्रीमियन है या कोई और, लेकिन ख्याल रखना कि तुमने चेक नहीं होना, फौरी रिपोर्ट दो, रॉल्फ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो रॉल्फ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ ने कहा। डेकार्ड से बात करें बॉस। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। हेलो, रॉल्फ बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है डेकार्ड? रॉल्फ ने कहा। बॉस, कार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में इस वक्त 2 मर्द और एक औरत मौजूद है, ये तीनों एक्रीमीज हैं, डेकार्ड ने जवाब देते हुए कहा। क्या कर रहे हैं वो? रॉल्फ ने पूछा। वो एक कमरे में बैठे आपस में गुफ्तगू करते दिखाई दिए हैं, डेकार्ड ने जवाब देते हुए कहा। उस कोठी में इंतहाई ज़ूद असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उन्हें बेहोश करो और फिर उन्हें इसी हालत में गार्ड पॉइंट पर पहुंचा दो। मैं गार्ड को कह देता हूँ, वो उन्हें वसूल कर लेगा, लेकिन इंतहाई मोहतात अंदाज में काम करना, उन्हें किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए, रॉल्फ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉल्फ ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। गार्ड से बात कराओ, रॉल्फ ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ही फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ ने कहा। गार्ड लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, मैं गार्ड बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा उखड़ा हुआ सा था। डेकार्ड 2 मर्द और एक औरत को बेहोशी के आलम में तुम्हारे पॉइंट पर ला रहा है। तुमने उससे उन्हें वसूल करके स्पेशल रूम में रॉड्स में जकड़ देना है, फिर उनके स्पेशल मेकअप वॉशर से मेकअप वॉश करने हैं और फिर मुझे रिपोर्ट देना है, लेकिन ख्याल रखना उन्हें होश नहीं आना चाहिए जब तक मैं न चाहूँ, रॉल्फ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉल्फ ने रिसीवर रख दिया।